हरे कृष्णा। एक रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके पास एक कंबाइंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बेसिस पे वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सके। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स तो बहुत सारे हैं, चाहे CFA लेवल 1 2 3, NISM की सीरीज, अच्छे बड़े इन्वेस्टरों की बुक जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द बफेट वे, वन ऑफ वॉल स्ट्रीट। तो यहाँ से हम लर्न कर सकते और इन सब को पढ़ने में टाइम लगेगा। और यही रीजन है कि जो कंटिन्यूटी, जो डिसिप्लिन हमें पढ़ते समय या स्टॉक मार्केट को लर्न करते समय सीखनी चाहिए, वो आधे में ही टूट जाता है। तो ये सारे को कंबाइन करके ना एक सिंपल से नोट्स बनाया है। आप समझ जाएंगे कि ओवरऑल इन सारे बुक्स में क्या चीज है, ताकि हम एक बेहतर डिसीजन ले सके, एक अच्छा रिटर्न कमा सके। ये पूरा टॉपिक 7 चैप्टर्स में डिवाइड है। सबसे पहला टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ मनी एंड मार्केट, जिसमें पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। देखिए, जो हम मनी को समझते हैं कि भाई हम खर्च कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, यही मनी नहीं है। मनी का बहुत ही डीप मीनिंग है, ठीक है। उसको आपको समझना होगा। मान लीजिए आप बैंक में पैसा दे रहे हैं, वो आपको 2% दे रही है बैंक में पैसा रखने के लिए, चलिए FD दे रही है 6 से 7%, लेकिन एक्चुअली में बैंक को पैसा रखे नहीं रहती है, वो तुरंत किसी को लोन दे देती है, कोई कॉर्पोरेट में लोन दे देगी, पर्सनल लोन दे देगी, कार लोन देगी, ताकि वहां से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, पैसा कमाया जा सके और आपको आपका पैसा दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट। तो ये सिस्टम पूरा ट्रस्ट पे चलता है। तो आपको मनी समझना पड़ेगा, एक नंबर है जो एक दूसरे के अकाउंट में घूम रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारे पास हैंड में क्या है, बस थोड़े मोड़े जो कैश है, लेकिन आप पूरे नंबर्स, आपके नंबर्स ही रोटेट हो रहे हैं। थोड़ा इस चीज को समझिए, इंपॉर्टेंस दीजिए और उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। अब इसमें है हाउ मनी एक्चुअली वर्क्स, हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड, हाउ मार्केट ट्रांसफर वेल्थ, डिस्पाइट अर्निंग वी बिकम वीक फाइनेंशियल, क्योंकि हम मैनेज नहीं करते हैं पैसों को। पैसा हम कमा तो रहे हैं लेकिन सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है, हमारी जो स्टडी हुई है बचपन से, वो पैसे कमाने के लिए हुई है, पैसे से पैसे कमाने के लिए नहीं हुई है, और ये हम सीख भी नहीं रहे हैं। तो इन 4-5 चीजों पे थोड़ा फोकस करें, मनी को इंपॉर्टेंस क्या देना है, अब आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे। मार्केट एक ऐसा प्लेस नहीं है जहां ट्रेड होता है शेयरों के बीच। मार्केट एक ऐसा मिरर है जहां आप ग्रीड देख सकते हैं, इंटेलिजेंस देख सकते हैं, ह्यूमन इमोशंस देख सकते हैं, फियर देख सकते हैं। तो यहाँ ये सारे भी पोर्शन आपको दिखेंगे मार्केट में। तो आपको हमेशा अच्छी चीज को पकड़ना है, आपको इंटेलिजेंस होना होगा, आपको ह्यूमन इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, ठीक है। आपको डिसिप्लिन होना होगा और अपने रूल्स को फॉलो करना होगा। जो भी आप चेकलिस्ट बनाते हैं उसको फॉलो करना होगा। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है तो हमें किसी में इन्वेस्ट करना है या उसे लीव करना है। जब भी कोई ऐसा ड्रास्टिक सिचुएशन आता है तो जो इंटेलिजेंट और जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर होगा वो काम रहेगा, और जो इन्वेस्टर अपने कामनेस को, अपने डिसिप्लिन को तोड़ेगा, वो पैनिक करेगा और वहीं वो अपने अच्छे शेयर्स खराब प्राइस में सेल करके निकल जाएगा। तो आपको सिचुएशन को हर डायरेक्शन से देखना है कि उसका कितना परसेंट इम्पैक्ट कोई शेयर मार्केट में आएगा, और मैं जिस पर्टिकुलर पोजीशन में कोई शेयर्स को लिया हूं, क्या इसकी वैल्यू आने वाले टाइम में उससे नीचे जाने की पोटेंशियल रखती है कि नहीं। तो आपको इस हिसाब से मार्केट में चलना होगा, इस हिसाब से अपने आप को काम रखना पड़ेगा। बिफोर प्रोसीड हम कुछ रूल्स बना के चलते हैं यहीं से कि हम हमेशा इसको फॉलो करेंगे। उसमें पहला रूल है थिंक इंडिपेंडेंटली। एकदम सिंपल, आप सुनिए सबकी, कोई भी सिचुएशन हो उस इंफॉर्मेशन को चेक करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही कोई डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया ये खरीद लो तो हम भागने चले गए खरीदने, नहीं। पहले हम खुद भी चेक करेंगे, एक रूल्स के हिसाब से चलेंगे। तो आगे से कभी भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले रुकेंगे, उसके प्रोज और कॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे एंड देन वी टेक फाइनल डिसीजन। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट कैपिटल। हम अपने पैसे को इतना डाइवर्सिफाई करेंगे कि हमें किसी भी सिचुएशन में जो बेस अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो हमारा लॉस ना करे। तो वहां पे जैसे 1 लाख है तो हम उसी हिसाब से शेयर्स में पैसे लगाएंगे, डाइवर्सिफाई करके लगाएंगे, ताकि अगर कोई शेयर्स में ऊपर नीचे आया तो बाकी शेयर्स उसको बैलेंस कर सके और मेरा कैपिटल हमेशा बचे। नेक्स्ट है अवॉइड मैनिपुलेशन। कई बार सोर्स ऑफ इनकम में वन टाइम चीजों से इतना प्रॉफिट आ जाता है कि EPS में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो उससे ओवरवेल्म ना हो, पहले उससे चेक करें कि रीजन क्यों इतना फास्ट ग्रोथ हुआ अचानक से, क्या रीजन है, उसको फाइंड आउट करें, तब डिसीजन लें। तो मैनिपुलेशन जहां भी हो रहा है वहां से थोड़ा सा अपने आप को सेव करके चलें। नेक्स्ट है
रिसर्च करें, ठीक है। कोई डिसीजन लेने से पहले उसके प्रोज और कॉन्स को फाइंड आउट करें, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और लास्ट में फिफ्थ पॉइंट है, कैसल टेक्स टाइम। अगर आपको पूरा साम्राज्य बनाना है, आपको एक फोर्ट बनाना है, आपको एक बड़ा एम्पायर बनाना है, तो एक टाइम लेगा, तुरंत नहीं बनेगा। तो थोड़ा कामनेस पे चलिए और ये पांचों रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करके आज ही से पूरा एक कोर्स को समझेंगे और आगे से हम यही रूल्स को अप्लाई करेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग। एक क्राइसिस के बारे में बताना चाहता हूँ। एक क्राइसिस थी जापान की 1993। 1990 में क्या हुआ, जापानीज बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने लोगों को पैसा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को पैसा ऑन द बेसिस ऑफ पेपर दिया। अब हुआ क्या कि पेपर रोटेट होते रहा, पैसा नहीं जा रहा है, बस नाम चल रहा है कि हमें एक्स बैंक्स ने इतना पैसा दिया, ये पैसा तुम ले लो, वो पैसा उसने दे दिया। तो ये पैसा पूरा रोटेट हो रहा ऑन द फॉर्म ऑफ पेपर। जैसे ही वो पेपर की वैल्यू जीरो हुई, पूरा क्राइसिस हिल गया। क्योंकि जापान में ये सिचुएशन इसलिए भी आया था क्योंकि जापान उस समय इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन में आ चुका था। तो वहां ट्रस्ट इतना ज्यादा बिल्ड हो चुका था कि लोगों ने सिर्फ पेपर्स को ही घुमा के पूरा पैसा घुमा दिया। अब जैसे ही वो पेपर की वैल्यू जीरो हुई, उस पेपर से किसी ने पैसा विड्रॉ कराने की कोशिश किया, बस वही गेम चेंज होना चालू किया। और ये सबसे बड़ा क्राइसिस 1990 का जापान में आया, जिसके कारण निकी जो इंडेक्स है जापान का, उसको 33 इयर्स लगे अपने 1991 के ऑल टाइम हाई को पार करने में। एक्चुअली हुआ क्या था कि एसेट्स के जो प्राइस थे, आसानी से लोन मिला तो और लोन मिलने लगा, और बाइंग होने लगी। और जब और बाइंग होने लगी तो चीज़ों की प्राइस बढ़ने लगी। और जब एक्चुअल पेपर डिफॉल्ट होना चालू किया, तो यही जापान की क्राइसिस 1919 में लाया। तो लोगों के ग्रीडीनेस के चक्कर और अपने रूल को फॉलो ना करके, डिसिप्लिन सही से फॉलो ना करके, लोगों ने इससे खरीदा, उसने उसको बेचा, उसने कैच कैच खेलने लगे। नेक्स्ट है डिमोनेटाइजेशन, जो हमारे यहाँ 2016 में था। उसमें हुआ क्या, उसमें सिर्फ नोट बदले। गवर्नमेंट ने आया, कहा कि ये पेपर की वैल्यू नहीं है, अब ये पेपर की वैल्यू है, बस खेल चेंज हो गया पूरा। तो यहाँ पे क्या समझिए ना, जो फिजिकल एसेट्स है, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं एज कम्पेयर टू करेंसी। तो इन एग्जाम्पल जो मैंने आपको जापान का दिया, डिमोनेटाइजेशन का दिया, रूल्स दिए, आपको मिरर ऑफ मार्केट समझाया और हाउ मनी एक्चुअली वर्क्स वो बताया, तो इसमें कंक्लूड ये होता है कि मनी हैज वैल्यू कंडीशनली। ठीक है, जो नोट है आपके पास, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो हुआ डिमोनेटाइजेशन। एंड ऑलवेज थिंक हाउ गवर्नमेंट एंड कंपनीज मूविंग मनी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था, उसमें कई प्रॉब्लम्स थी जो गवर्नमेंट को भी पता थी और कॉर्पोरेट्स को भी पता थी, लेकिन सॉल्यूशन ना मिला तो क्राइसिस आया। तो हमेशा इनको ट्रैक करते रहिए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टर रिस्क सबसे कम लेगा। उसे चुनौतियों के साथ खेलना नहीं आता, उसे बस इतना ही पता है कि मैंने इतना दिया, मेरे को इतना मुनाफा हुआ, इतना मेरे को रिटर्न मिला। तो बी लाइक एन इन्वेस्टर। ठीक है, कुछ रूल्स को फॉलो कीजिए, मिरर के बैड हैबिट से बचिए, ठीक है, तब आप और मनी के मैनेजमेंट को समझिए। ठीक है, कहीं भी कुछ भी पैसा खर्च मत कीजिए। जैसे हमें ओलेक्ट्रा ग्रीन और जेबीएम के बसेस दिखते हैं मार्केट में, तो आपको समझ में आ रहा है कि लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं। तो इस टाइप का जब आप साइकोलॉजिकली ट्रेंड होंगे ना अपने आप में, तो सही डायरेक्शन में, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, तो आपको फायदा होगा लॉन्ग रन में। तो आपको इस पूरे टॉपिक में होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कर दें, नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। थैंक यू।